आप सभी साथियों का कारगिल हाइट्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पिछली क्लास में हम लोगों ने बोला था आपसे कि हम लोग अलजेब्रा से अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और आज की क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। कुछ क्वेश्चन हम लोग सारणिक और आव्यूह के लिए भी लेंगे, उसके बाद हम टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे आएंगे। क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टेक्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं जिसकी हमें प्रैक्टिस करना है। बाकी अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने लगाए हैं उसमें से सारणिक और आव्यूह भी आज करेंगे, और सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लास में किया है। आज हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ध्यान रखेंगे कि आज के क्वेश्चंस में क्वेश्चन जैसे भी हैं ऐसे ही क्वेश्चंस, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे पर चूंकि ऐसा हो रहा है पिछले 8-10 साल से उसी कॉन्सेप्ट में बार बार सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन की वैल्यू जरूर चेंज होती है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है, इसलिए हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना कि क्वेश्चन के बस उस पर छुपा हुआ जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करना है। चलिए आज क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, क्या सारणिक का है कि आव्यूह का है? हाँ, आव्यूह का सवाल है। ए स्क्वायर माइनस के ए, और यहाँ पर गुणा करना है और के का मान बताना है। तो एक ट्रेडिशनल मेथड तो यही है कि आप गुणा कर लीजिए फटाफट, और फटाफट गुणा करने के बाद आप जो है जैसे आपने गुणा किया इसका, तो देखो ए स्क्वायर पहले निकाल लीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो ए स्क्वायर मिलता है आपको, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, फटाफट कर लो मल्टीप्लाई। ऐसे लिख लो 1 2 2 3, फिर आगे का सवाल आसानी से हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला हमको, जरा देखो 1 + 4 5 मिल गया। यहाँ गुणा करो 2 + 3 6 6, मतलब आपका 8 हो गया, और इधर भी आपका 8 और इधर 13। ऐसे गुणा कर लो फटाफट। अब देखो जो भी कंडीशन दी हुई है, पहले तो आव्यूह का गुणा मल्टीप्लिकेशन आराम से हमें आना चाहिए कि इस तरह से रो से कॉलम को गुणा किया जाता है। अब ए स्क्वायर बराबर माइनस के ए माइनस आई बराबर 0, आई मतलब इकाई आव्यूह। अब इसको ऐसे के ए को उधर लिख लो, ए स्क्वायर का मान रख दो। अब बस दोनों तरफ की तुलना कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। के ए का मान कितना था 1 2 2 3, और इकाई आव्यूह क्या होता है वो सबको मालूम है 1 0 0 1। तो अब कोई खास दिक्कत नहीं, के को अंदर कर दो और दोनों तरफ तुलना कर लो। के 2k 2k 3k ऐसा हुआ, और यहाँ पर प्लस 1 0 0 1, यहाँ k से 1 को ऐड कर देंगे और 5 से तुलना कर लेंगे, तो k + 1 बराबर 5, k का मान 4 आ जाएगा। आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस सवाल का, k की वैल्यू 4 आएगी। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला, मल्टीप्लाई कर लिया और फिर कंडीशन में पुट कर दिया। बस इस कंडीशन में ए स्क्वायर रख दो, के अब इन दोनों को जोड़ने से तुलना कर लोगे। के को किससे जोड़ेंगे, 1 इसके साथ, और तुरंत जो है जोड़ने के बाद तुलना करने से के का मान हमें मिलेगा। तो इस तरह का सवाल आया हुआ है, फिर से भी आ सकता है, तो इस तरह का सवाल हमें सीखना है। और एक चीज है, के की जगह पर क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है के की जगह पे। ये ध्यान रखो, डायरेक्ट भी कर सकते थे, हो सकता है आपको इतना लेंदी प्रोसीजर ना करना पड़ता, और लेंदी प्रोसीजर से बचना चाहते हो तो एक तरीका है इसका। यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम होगा। इसको ट्रेस भी कहा जाता है। अगर आपको ये डायरेक्ट पता है तो इन दोनों को जोड़ने से के का मान हमें मिल जाएगा, और यहाँ पर हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स का सम ही आता है। तो चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या चाहो तो पूरा सॉल्व करके भी कर सकते हो। डायरेक्ट करना चाहो तो जो तरीका बताया गया, के की जगह पर हमेशा आएगा सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, यानी कि जो विकर्ण के अवयव हैं उनका योग जो होगा वही के की जगह पे आएगा। ऐसे सवाल में आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो सकता है आपका टाइम बच जाएगा, ऐसे करने में तो टाइम लगेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन तो भरपूर, क्योंकि बोला गया आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट पर कई बार सवाल आए हुए हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट ध्यान दो। बाकी क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज होगा, उसको आप एडजस्ट कर लेना आराम से। अब जरा देखो, ए से बी का गुणा करने पर ए बी भी बी ए दोनों संभव है। देखिए मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो आप आव्यूह का जब पता होगा, जैसे ए आव्यूह है बी आव्यूह है, ये अगर 2:3 है, ये 3:2 है, तो हाँ ये मैच कर रहा है, पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो जरूर गुणा किया जा सकता है। पहले का कॉलम दूसरे का रो मैच होना चाहिए, तभी आप गुणा कर सकते हो आव्यूह का। तो देखो यहां पर क्या दिया है, ए का क्या दिया है, बी का क्या दिया। ए में दिया है x और x + 5 ऐसा दिया है, ये दिया है रो और कॉलम। और बी में क्या दिया है आपका y 11 - y। अब ए बी तभी संभव होगा जब ये दोनों बराबर होगा। फिर वो कह रहा है बी ए भी संभव है, बी ए भी पॉसिबल है, बी से ए का गुणा भी कर सकते हो। तो वो कब संभव होगा, जब आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
ये ध्यान से देखो कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले के कॉलम की संख्या दूसरे के रो के बराबर हो। तो एक समीकरण तो ये बन गया हमारा, और एक समीकरण यहाँ से बनेगा y बराबर किसके ये किसके बराबर आ रहा है आपका, यहाँ से इसको पहले हटा दो, ऐसे आराम से लिखो, यहाँ पर ये इसके बराबर आपका आएगा, यानी 11 माइनस वाई बराबर x। अब इन दोनों समीकरणों को अगर हल कर लिया जाए तो हमें x और y का मान मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। x माइनस वाई बराबर -5, ये पहला समीकरण है, और दूसरा है x प्लस वाई बराबर 11। दोनों समीकरण को जोड़ोगे x मिल जाएगा, x मिला हमारा 3 और x 3 मिलेगा तो y भी हमारा 8 आ जाएगा। x 3 y 8, ये ऑप्शन है, x की वैल्यू 3। ऐसा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए बी कब संभव होगा, बी ए कब संभव होगा। ए से बी का गुणा कब कर सकते हो, बी से ए का। तो ए से बी, देखो ये दिया था रो और ये दिया था कॉलम, इसमें बी वाले का ये रो दिया था, वाई रो और ये कॉलम, बस इसको ए बी लिख लो और बी ए लिख लो, इसको इसके बराबर कर दो, इसको इसके बराबर, दो समीकरण बन गया एक्स और वाई का। अब बराबर होना जरूरी है तभी गुणा किया जा सकता है, जैसे यहाँ देखो 3 से 3 मैच होना जरूरी है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई की कंडीशन होती है कि पहले का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक उस कॉन्सेप्ट पर एक बहुत बढ़िया अच्छा सवाल है, और ऐसे सवाल कई बार आपका एनडीए में पूछा गया है, 2 से 3 बार तो ये आ चुका है, फिर से भी आ सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है आबीयू का। और इससे पहले वाला जो सवाल था जिसमें के का मान निकालना था, 2 ऐसे सवाल हैं आबीयू के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आबीयू में एक सवाल और आता है जिसमें प्रॉपर्टी पूछी जाती है। किसकी प्रॉपर्टी? एडजॉइंट की, इनवर्स की, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। सहखंडज की और प्रतिलोम की, ये प्रॉपर्टियां भी ध्यान देना है आपको। अब सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपको ध्यान से समझ लेना ताकि आप आराम से इस तरह का सवाल एग्जाम में लगा सको। अब देखो मैंने पहले ही बोला कि अब इसमें देखो सिर्फ गुणा वाली बात है और कुछ नहीं पूछा गया, और जिसको मल्टीप्लाई आता है इसमें कितने रो हैं कितने कॉलम हैं, 1 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 3 कॉलम, इसमें 3:1 है। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद क्या, पहले इन दोनों को करो, 3 मैच कर गया, 1 × 3 हो गया, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर 3 मैच हो गया, 1:1, ये मिलेगा। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आबीयू मिलेगा उसका रो और कॉलम इतने होंगे। बस इतना ही बताना था कि तीनों को गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे। तो आपने यहाँ पहले 3 हटा दिया, 1 मिल गया, फिर 1 को 3 से कर दिया, फिर 3 हट गया, फिर 1 मिल गया। इस तरीके से आप, ये मल्टीप्लाई का ही सवाल है लेकिन आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर आप मैट्रिक्स आराम से आप निकाल सकते हो, बस आप वो कॉन्सेप्ट देखते जाओ, कॉलम से पहले का रो, पहले का कॉलम और दूसरे का रो मैच करते जाओ, फटाफट आपका आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी देखो सिर्फ प्रॉपर्टी पूछी गई। जिस बच्चे को प्रॉपर्टी पता है, एक लाइन का सवाल है, यहां पर देखो एडजॉइंट ए पर ट्रांसपोज लगा है और यहां माइनस एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ऐसे लिखा हुआ है। अब ये प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज बराबर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो घटाने से हमको कुछ नहीं, यानी कि नल मैट्रिक्स मिलने वाला है। क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं तो इकाई आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। नल मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स आप समझ रहे हैं, जिसको शून्य आबीयू कहा जाता है, वही मिलेगा क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब जिसने सहखंडज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टियां याद की हुई हैं तो इसमें कुछ ने ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें बेसिक प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी जाती है, यानी कि हमको सहखंडज का, प्रतिलोम का और गुणनफल का, 3 ऐसे हैं जिनकी बेसिक प्रॉपर्टियां पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में प्रॉपर्टी अगर पूछी जाए तो हमें 2-4 सेकंड के अंदर आंसर पता चल जाए। क्योंकि उसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है, सीधा प्रॉपर्टी पता है, आंसर पता चल गया। और हमको ये पता है कि जब ये दोनों बराबर होते हैं तो घटाने से आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। तो ये चीज़ अगर पता है तो फिर आसानी से हम इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ये सारणिक और आबीयू दोनों में ऐसा होता है। आबीयू में तो तीन प्रॉपर्टियां मस्ट है, सारणिक की प्रॉपर्टियां भी स्पेशल 5-6 प्रॉपर्टियां उनको भी याद करना है, और आबीयू में ये 3 बातें याद रखना है। एडजॉइंट और इनवर्स के बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टियां हैं वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी ही जाएंगी, हर साल पूछी जाती है, इस साल भी आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी एक जगह लिख लेना है और उनको देख लेना है, एडजॉइंट, इनवर्स और मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जरा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टियां तो याद कर लेना बेटा सबको। अब यहां पर समझो ये इकाई आबीयू नहीं है, इकाई आबीयू जैसा दिखाई दे रहा है, ये मिल रहा है 0 1 1 0। इसमें अगर 2 बार गुणा करते हो तो ये इकाई बन जाता है, जब 3 बार गुणा करते हो तो फिर से ये वापस आ जाता है।
ऐसे ही करते जाओगे, 4 बार गुणा करोगे फिर से इकाई बन जाएगा। तो ध्यान रखो इसको, चाहो तो आप गुणा करके देख सकते हो, ये इकाई आव्यूह नहीं है। अगर ये इकाई आव्यूह होता तो इकाई आव्यूह को कितने बार भी गुणा करिए वो इकाई ही रहता है, लेकिन ये देखो अपना नेचर बदल रहा है, पहले इकाई नहीं था फिर इकाई हो गया, फिर अपने जगह वापस चला गया, फिर से इकाई आव्यूह बन गया। तो 2, 4, 6 में इकाई आव्यूह ही रहेगा। चाहे तो आप गुणा करके भी इसको चेक कर सकते हैं, गुणा करके भी आपको ये पता चल जाएगा कि ये आंसर क्यों आ रहा है a की पावर 4, या आपको डायरेक्ट पता है तो a स्क्वायर करने से इकाई आव्यूह बनेगा, जैसे a क्यूब कर दोगे फिर से वही पुराना आव्यूह आ जाएगा, फिर a की पावर 4 करोगे फिर से इकाई आव्यूह बन जाएगा। ऐसा इसमें पैटर्न चलता है। तो ये पैटर्न अगर आइडिया है तो ठीक है, और नहीं आइडिया है तो गुणा भी कर सकते हो। पहले a स्क्वायर निकालो, फिर a स्क्वायर का 2 बार गुणा करने से a की पावर 4 मिलेगा। लेकिन आपको इसमें पैटर्न वॉच करना है। अब हो सकता है a की पावर 100 पूछ लेता, तो आपको अगर पैटर्न पता होगा तो a की पावर 100 भी आसानी से आप बता दोगे कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है, उस पैटर्न के आधार पर कितने भी बार गुणा करवाएगा हम आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ऐसे पैटर्न बेस्ड सवालों में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। हो सकता है a की पावर 25 पूछ ले, a की पावर 100 पूछ ले, तो अगर पैटर्न पता चल जाएगा तो आप कोई भी पावर बता सकते हो। तो पैटर्न बेस्ड सवाल मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना है। बाकी जिन सवालों की बात की कि आप प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये कहा गया कि इसका इनवर्स कब संभव, देखिए इनवर्स संभव नहीं, इनवर्स तभी संभव नहीं होता है जब सारणिक का मान 0 होता है, यानी हमें सारणिक का मान 0 कर देना है। सारणिक का मान 0 करना है तो सारणिक का प्रसार हमें आना चाहिए। 1 के साथ देखो क्या आ रहा है, ये इसका गुणा करो, इधर करो, तो ये क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस 7, ये गुणा हो गया आपका, इधर ऐसे कर दिया। उसके बाद -3 के साथ देखते हैं, ये खत्म, x माइनस 3 माइनस 2 और +2 के साथ देखते हैं बेटा क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 7 माइनस 2x प्लस 2 अब बराबर 0, ऐसे कर लो। अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 माइनस 3x प्लस 15 ऐसे कर लो। यहाँ पर 14 माइनस ये 7 to 9 हो गया, माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब इसको थोड़ा सा द्विघात समीकरण ढंग से बना लो। x स्क्वायर एक जगह लिखा है, 4 और 3 7x और 7 4 11x, इतना हो गया, और 4 और 4 चला गया हमारा, हमारे पास बचा कितना 14 और ये बचा हमारे पास 15, 14 और 15 यानी कि 29, इतना आ गया। अब हमें चूंकि इसका गुणनखंड नहीं हो पाएगा, द्विघात समीकरण तो हमारा बन गया, इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अब इसमें सीधाचार का फॉर्मूला लगा दो और देखो क्या मिल रहा है, 11 प्लस माइनस करके आएगा, 11 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 4ac कितना हो जाएगा, उससे आप निकालोगे तो आपको ये ऑप्शन नंबर पहला मिलने वाला है। इस तरीके से आप आसानी से सीधाचार का फॉर्मूला लगा लो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, तो उससे अब एक ही ऑप्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पहले वाले ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण का कितने हल होंगे, एक हल होगा या अनंत हल होंगे। ऐसे सवालों में सारणिक की सहायता से आप बता सकते हो कि सारणिक का मान पहले निकालो। सारणिक का मान निकाला जाता है इस तरह से, x का गुणांक लिख लो और फिर y का गुणांक लिख लो, ऐसे x का गुणांक लिखते जाओ, y का गुणांक लिखते जाओ, तीनों में से 2 3 5 और लास्ट में z का गुणांक लिखते जाओ 3 3 9, और इस सारणिक का मान पहले निकालो। अगर सारणिक का मान 0 नहीं आता है तो एक ही हल होगा, एक ही यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। पहले सारणिक का मान निकाल के चेक करते हैं जरा। 1 के साथ 27 माइनस 15 और -2 के साथ 18 माइनस 15 ऐसे आता जाएगा, +3 के साथ 10 माइनस 15, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस का आपका, ये माइनस का 15। तो ये 0 तो नहीं आ रहा है। अब 0 नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ से, यानी कि डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आया, यानी इसमें हमेशा यूनिक सोल्यूशन होता है। डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 नहीं आता है तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन होता है। इसकी एक टेबल होती है, बना दे रहा हूँ मैं आपको, इस टेबल को देख लेना। अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 नहीं आता है तो हमेशा यूनिक सोल्यूशन या एक हल होगा, इसको एक हल, या अगर डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है तब 2 केस बनते हैं। डिटर्मिनेंट का मान तो 0 है लेकिन डेल्टा x का मान 0 नहीं है, या डेल्टा x का मान 0 है, तो इसमें नो सोल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। नो सोल्यूशन मतलब एक भी हल नहीं है, या इनफाइनाइट,
इनफाइनाइट तभी होगा, तो ध्यान रखो वो तब होता है नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन जब डिटर्मिनेंट का मान 0 आ जाता है तब। अभी डिटर्मिनेंट का मान तो 0 आया नहीं, इसलिए आप इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये ऑप्शन आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर यही आता है यूनिक सोल्यूशन, यानी इन तीनों समीकरण का सिर्फ एक हल संभव है, वो डिटर्मिनेंट के मान से आपको पता चल जाएगा। इसको कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट पढ़ने का यही फायदा है कि उससे आप सोल्यूशन बता सकते हो, सोल्यूशन निकाल सकते हो, ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट का एक फायदा है। और साथ में एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप डिटर्मिनेंट की सहायता से निकाल सकते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में तो प्रॉपर्टी पूछी गई है सीधा सीधा कि अगर किसी भी सारणिक में दो रो या दो कॉलम को आपस में बदल दिया जाए, रो को कॉलम में अगर अगल बगल के दो को बदला जाए तो बताओ सारणिक में क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से देखो, अगर ऐसा कोई सारणिक दिया है और हमने क्या किया, क्या बदला, तो उससे सारणिक, जैसे ये पहला सारणिक है एक दूसरा सारणिक है, हमने इन दोनों को आपस में बदल दिया, तो बदलने से क्या सारणिक का मान बदल जाएगा? हाँ, मान तो नहीं बदलेगा, इसका मान 40 होगा तो इसका मान -40 होगा, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बट चेंजेज इट्स साइन। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर आपको पता है तो आप बता दोगे कि ये डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी है। ऐसी कितनी 6 से 7 बेसिक प्रॉपर्टियां हैं जिस पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जाती है। अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं है तो फंस जाएंगे आप, इसलिए बोला कि डिटर्मिनेंट की बेसिक 6-7 प्रॉपर्टी याद कर लो। और साथ में आबियू में क्या करना है, आबियू में किसकी प्रॉपर्टी याद करना है, गुणनफल का, एडजॉइंट का, इनवर्स का, ये आबियू में तैयार कर लेना। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टियां अलग है, क्योंकि इन प्रॉपर्टी पर डायरेक्ट सवाल एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आबियू हो चाहे वो सारणिक हो। अगर प्रॉपर्टी आप याद नहीं करते हो तो आबियू और सारणिक के जो 7-8 सवाल आने वाले हैं उसमें से 1-2 सवाल तो कर पाओगे, सारे नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रॉपर्टी ढंग से पढ़ लेना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो बताई गई उनको कॉपी पे लिख करके उनको ढंग से याद कर लेना। ये प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल था, कुछ भी पेन नहीं चलाना है, प्रॉपर्टी पता है तो आंसर पता है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, उस पर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। अब यहां पर x का मान पूछा जा रहा है, तो चाहे तो आप ऑप्शन से भी हेल्प ले सकते हैं। x का मान π/3 होगा, पाई तो नहीं होगा, पाई रखने से कौशिक का मान अनंत हो जाता है, तो पाई तो नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि इसका मान π/3 हो, 60 हो। 60 रखने से देखो क्या ये संतुष्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो बिल्कुल हम इसको टिक कर देंगे, नहीं कर रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन देखेंगे। 60 का मतलब होता है 2 होता है, इसमें 60 का मतलब हमारा 2 हो जाएगा। और cot 60 का मतलब कितना हो जाएगा वो देख लो, cot 60 हमारा हो जाएगा 1/√3। तो हाँ ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो π/3 भी नहीं करेगा, पाई नहीं करेगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो आपका संतुष्ट करेगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, कई बार हमें आंसर जल्दी पता चल जाता है, हो सकता है हमें सॉल्व ना करना पड़े। क्योंकि आप पिछली क्लास में एक बताया गया था कि कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन चेकिंग मेथड से आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो, लेकिन वो क्वेश्चंस नॉर्मली वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें x का मान, थीटा का मान, ऐसे कुछ मान पूछे जा रहे हो, तो इसमें आप ये शॉर्टकट आराम से लगा सकते हो। और इन क्वेश्चंस में शॉर्टकट लगाना भी चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ फार्मूला बेस्ड बात कही जा रही है और एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा 0 है, कह रहा है इन तीनों का योग 0 है। देखिए क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है, लेकिन कह क्या रहा है पहले, और कह रहा है अल्फा 0 से 90 है, बीटा भी 0 से 90 है, गामा भी 0 से 90 है। यानी अल्फा बीटा गामा दो सभी के सभी 0 से 90 यानी पहले क्वाड्रेंट में। और पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस की वैल्यू ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब 0 कैसे होगा, एक ही शर्त पे 0 हो सकता है, वैसे तो ये 0 पॉसिबल नहीं है। ये वाला 90 हो जाए अल्फा, और बीटा भी 90 हो जाए और गामा भी 90 हो जाए, और कोई तरीका नहीं है इसके 0 होने का, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में कॉस का मान पॉजिटिव भी हो, पॉजिटिव तो होता ही होता है, साथ में 0 भी होता है, निगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि एक ही शर्त है कि भैया आपका तीनों की वैल्यू 0 हो जाए। वैसे तो संभव नहीं है, पहले क्वाड्रेंट में तीनों पॉजिटिव होता है। हाँ एक शर्त पे संभव है, अल्फा भी 90 हो जाए, बीटा भी 90 हो जाए, गामा भी 90 हो जाए। अब ये तीनों 90 मिल गया तो यहाँ रख देना, अल्फा की जगह 90, बीटा की जगह 90, गामा की जगह 90। अब ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसको लॉजिक लगाना थोड़ा बहुत आता है, आराम से लॉजिक लगा करके अल्फा की जगह 90 लिख देगा, बीटा की जगह 90, गामा की जगह 90, और साइन 90 आप जानते हो कितना होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था,
और लॉजिक थोड़ा बहुत आपको लगाना सीखना चाहिए, ताकि इन क्वेश्चन में कोई फार्मूला तो नहीं लगाना, लेकिन आपको दिमाग लगाना है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा 0 है, क्या ये पॉसिबल है। पहले क्वाड्रेंट पे पॉसिबल है सिर्फ एक ही शर्त पर, जब एंगल हमारा 90 हो जाए, 0 से 90 तक चला गया तो जरूर आपका पॉसिबल है। वैसे तो ये अगर 90 ना होता तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, 0 हो ही नहीं सकता, तब फिर ये क्वेश्चन में आप कह देते कि ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, यानी आप उस ऑप्शन को टिक करते नन ऑफ दीज को, लेकिन ये पॉसिबल है, अल्फा बीटा गामा हमारा 90 हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कंडीशन बेस्ड सवाल था, कंडीशन लगाना सीखो ताकि ऐसे सवाल पे आप आराम से कंडीशन से कर सको। अब देखो ऐसा सवाल है जिसमें कि सिर्फ फार्मूला लगाना है और क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। जरा देखो फार्मूला कौन सा लगाना है, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगना है। अब ये तो बिल्कुल फार्मूला बेस्ड सवाल हो गया। नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगना है। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, तो आपका x, और कॉस सी प्लस डी बाई 2 ये हो गया, और नीचे तो कॉस ही रहेगा, 2 कॉस 4x और कॉस x, ऐसा ये कटा साइन बाई कॉस आपका tan। तो इतना छोटा सवाल है, चूंकि इसमें बिल्कुल फार्मूला बेस्ड था तो एकदम फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी और नीचे कॉस सी प्लस कॉस टी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला सभी को याद होगा, क्या फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का, 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। ऐसे ही कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए। टेक्नोमेट्री के बेसिक फार्मूले याद कर लेने हैं, जिन क्वेश्चंस में ज़रूरत है वहाँ अप्लाई करेंगे। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है तो फिर लॉजिक लगा लेंगे, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर हमको बेसिक फार्मूले टेक्नोमेट्री के याद होने, ताकि आसानी से हम फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को एक लाइन में खत्म कर सकें। फटाफट आंसर हमारा 10x आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा इजी है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा इजी है, साइन सी प्लस साइन डी ऊपर लगा देंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और नीचे आ जाइए 2 कॉस सी प्लस डी। चूंकि फार्मूला बेस्ड सवाल है, ऐसा सवाल भी एक आधे आ जाते हैं, तो इसलिए ऐसा फार्मूला बेस्ड सवाल हमको गलत नहीं करना है। साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan हो गया, तो इस सवाल में तो गलती होनी ही नहीं चाहिए कि चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा बस साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, सी की जगह अल्फा है और डी की जगह बीटा है, ऐसे लगा दो, फार्मूला बस याद हो तो आपको आंसर तक पहुंचने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं टेक्नोमेट्री में जिसमें कि अच्छा खासा कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो क्वेश्चन अगर आपने किया है तब उससे कोई मिलता जुलता सवाल एग्जाम में आएगा तो कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए फर्क नहीं पड़ता कि आपने किया है कि नहीं किया, नहीं भी किया होगा तो भी आराम से फार्मूला लगा कर लोगे। लेकिन हर क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले से प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी एग्जाम में जाके आपको दिमाग काम करेगा, आप आराम से उसको क्रैक कर पाओगे। चलो देखो ऐसा क्वेश्चन अगला है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आ चुका है, फिर से भी आ सकता है उस तरह से मिलता जुलता सवाल, लेकिन उतना आसान नहीं होगा। अगला सवाल देखो क्या है, √3 कॉसिक 20 माइनस 6। अब कॉसिक 20 का मान तो याद होता नहीं है, मान याद होता तो रख देते, कोई 30 45 60 तो लिखा नहीं है, ना 15 डिग्री लिखा है ना 18 लिखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉसिक को साइन में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ 1/cos अब लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो देखो √3 cos 20 माइनस साइन 20। अब हम लोग टेक्नोमेट्री का फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो एक बेटर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब जरा देखो फार्मूला बनेगा जरूर, ऊपर कितने से गुणा भाग करेंगे, हम 2 से करेंगे, √3/2 लिख लेना, cos 20 माइनस 1/2 साइन 20, नीचे भी हम 2 से गुणा भाग करेंगे, नीचे भी करने वाले हैं 2 से, नीचे भी कोई फार्मूला बनेगा, ऊपर भी कोई फार्मूला बन सकता है। अब जरा देखो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख देना, साइन 60 cos 20, और इसको cos 60 लिख देना, तो एक जाना पहचाना फार्मूला बनता हुआ दिखाई देगा। न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी क्या फार्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊपर साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और नीचे साइन 2 थीटा का, तो ऊपर साइन ए माइनस बी बन गया 60 माइनस 20, और नीचे साइन 2 थीटा मतलब 40, ये पूरा कट गया, आंसर हमारा आ गया 2 ऊपर गया, आंसर 4 आ गया। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस तरह का सवाल पहले भी आया है, फिर भी आ सकता है, बस ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब उतना सीधा सीधा नहीं है कि एकदम एक वन लाइनर हो, लेकिन ये है कि ऐसे सवाल
आपको 2-3 तरह के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान देना है। एक जो सीधा फार्मूला बेस्ड है, ऐसे सवाल भी आते हैं। दूसरा जिनमें ट्रिक लग सकता है, ट्रिक वाले सवाल पे भी ध्यान देना है। और तीसरा सवाल जो कॉन्सेप्चुअल है, जिसमें कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी और जिसमें कि अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो अचानक से एग्जाम में लगाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पहले ऐसे खास सवालों की प्रैक्टिस करके जाना है। उन्हीं में से एक सवाल ये भी है, ये बहुत ही अच्छा है, एक बार एनडीए में आया, यहाँ 10 डिग्री दे दिया था तो ऐसा भी सवाल आया है, और ये तो आया हुआ है ऑलरेडी। तो ऐसे सवाल, इससे मिलते जुलते सवाल जरूर उम्मीद रहती है कि बार बार आते हैं। बस आपको इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अगर यहाँ पर एंगल 15, 18 या 30, 60, 45 होता तो वैल्यू डायरेक्ट रख देते। ऐसे भी सवाल आए हुए हैं एग्जाम में, जैसे tan 15 प्लस cot 15 का मान, तो उसमें कुछ नहीं करना, मान याद रखना है। tan 15 2 माइनस √3, cot 15 2 प्लस √3, आंसर 4 आ गया। लेकिन वो सब आप 15 में कर सकते हो, 18, 36, 30, 45, 60, 90, इनका मान याद रखना है, क्योंकि इन पे भी सवाल डायरेक्ट आते हैं। अगर मान याद नहीं है तो वहाँ संभव नहीं कि पहले मान निकालोगे फिर उसको यूज करोगे, आप जानते हैं इतना टाइम नहीं है, वहाँ मान याद करके जाना है। लेकिन ये सिर्फ इन एंगल्स के लिए बताया गया, 15, 18, 36, 15, 18, 36, 30, 60, 90, 45, उनके लिए, इसके लिए नहीं, 20 के लिए नहीं, 20 में तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें ट्रिग्नोमेट्री में करनी है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन काफी खास क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ खास क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब ये भी क्वेश्चन बहुत ही खास है। एक x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू आपकी ये दी हुई है, और इस तरह की सीरीज भी बहुत ज्यादा पूछी हुई है। जरा इस सीरीज को गौर करिएगा। x का मान और xy का मान साथ में पूछा गया है, sin 70 sin 50, और y का मान कितना है वो लिखा हुआ है cos 60 cos। इसमें से एक मान ऐसा है जो आपको पता है, कौन सा? ये cos 60 का मान होता है 1/2, इसको हटा दो, 1/2 लिख दो। अब बचा sin 70 sin 50 और साथ में cos 80। cos 80 को साइन में बदलोगे तो 10 लिखा जा सकता है, इसको साइन में बदल लिया। अब ये खास पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पहले 10 डिग्री है, फिर 50 डिग्री है, फिर 70 डिग्री है। आगे पीछे करके लिख लो, 10, 50, 70, 20, 40, 80, ये खास पैटर्न होता है। देखो ये खास पैटर्न ना पता हो तो इसको लिख लेंगे। हमने बोला ना, ये साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, टैन में भी होता है। खास पैटर्न है कि जब भी आपको दिखाई दे थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, ऐसा पैटर्न जब भी नजर आए, साइन का फार्मूला 1/4 साइन 3 थीटा होता है। आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। अगर पहला एंगल 10 है तो दूसरा 50 होना चाहिए। यहाँ 10 रखोगे तो ये 50 हो जाएगा, ये 70। 10, 50, 70 भी हो सकता है, या कभी ऐसा भी हो सकता है 20, 40 और 80। अब यहाँ लगा दो फार्मूला सीधा, साइन 3 थीटा यानी 1/4 साइन 3 थीटा लगा दो, और थीटा पहला छोटा वाला एंगल रखना है। तो अब देखो यहाँ पर कितना मिला, ये हमें मिला 1/4 साइन 3 थीटा। अब थीटा की जगह 10 डिग्री रख देना तो 30 हो जाएगा, ये साइन 30। आप जान ही रहे हैं कितना हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब ये पूरा मिला के कितना हो गया, 1/16, और यही इस सवाल का आंसर है, 1/16 इस सवाल का आंसर है। तो ये खास तरह की सीरीज है। ऐसा सेम फार्मूला कॉस में भी होता है, जैसा साइन में वैसे कॉस की सीरीज में भी होता है, तो कॉस में भी कर सकते थे। लेकिन ये खास पैटर्न है, 10, 50, 70 हो या 20, 40, 80 हो, तभी ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये खास सीरीज कई बार आई हुई है, 10, 10, 50, 70 या 20, 40, 80, साइन में भी, कॉस में भी, टैन में भी। थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, और खास पैटर्न वाले सवालों पे तो फोकस करना ही करना है ट्रिग्नोमेट्री पे। खास पैटर्न और साथ में कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले वाले या कुछ वैल्यू वाले सवाल। तो ये 3 तरह के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में दिखाई देंगे, या तो कोई पैटर्न होगा, या तो सीधा एक फार्मूला बेस्ड सवाल होगा, और या तो फिर आपका शॉर्ट ट्रिक पे सवाल आएगा। ध्यान रखो, ये तीनों तरह के सवाल ट्रिग्नोमेट्री में कवर करने हैं। आपको कहीं भी एरिया छोड़ना नहीं है, फार्मूला याद करने में कसर नहीं छोड़ना। कुछ सवाल सीधा फार्मूला बेस्ड आ जाते हैं, और कुछ सवाल आपके सीधा सीरीज पर आते हैं, और एक आध सवाल ऐसे भी आते हैं जहां पर हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। तो तीनों तरह के सवाल कवर करने हैं, एक एरिया नहीं कि आपने सिर्फ फार्मूला याद कर लिया। हाँ, फार्मूला याद करने से कुछ सवाल तो बनेंगे, लेकिन सारे नहीं बनेंगे। आपको कुछ सीरीज भी पढ़नी है, और साथ साथ में आपको कुछ ट्रिक भी सीखनी है, जैसे ऑप्शन चेकिंग मेथड सीख लेना है। तो ये तीनों चीज़ें जब आपके हाथ में होंगी तब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ फार्मूला याद कर लिया और सोचा ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल लगा लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कुछ खास सवालों की प्रैक्टिस जरूर करना है। अब देखो अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर ये, इसमें भी देखो सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, बाकी इजी सा सवाल है।
साइन का मान, अधिकतम मान साइन कॉस दोनों का अधिकतम मान 1 ही होता है। साइन थीटा -1 से 1 होता है। तो अब ये मान कितने के बराबर है? मान है 4 के बराबर। और पूछा गया कॉस वाले का मान कितना हो सकता है। तो हमने बोला था कि लॉजिकल सवाल थोड़ा सा ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस फार्मूला नहीं लगाना, थोड़ा लॉजिक लगाइए। साइन का अधिकतम मान 1 होता है और ये 4 किस शर्त पे संभव है? जब पहला वाला भी 1 हो जाए। अधिकतम मान 1 ही होता है, 1 से आगे नहीं होता है। तो ये जब तीनों के चारों का मान जब 1 होगा तभी ये 4 पहुंच सकता है। और 1 का मतलब तो आप जानते हैं 90 डिग्री आ जाएगा। और 90 डिग्री का फ़ायदा हमें फिर मिलेगा θ1, θ2, θ3, सारे एंगल हमारे 90 डिग्री आ जाएंगे। और इन सभी एंगल्स को यहाँ रखते जाएंगे। आपको cos 90 प्लस cos 90 प्लस cos 90 रखते जाओ। तो अब आपको ये एक तरह का एक क्वेश्चन लॉजिकल और किया था, ये भी है। तो इसमें 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर हमारा 0 आएगा। इस तरह का सवाल आया हुआ है 2016 में और 19 में भी आया हुआ सवाल है। और कुल मिलाकर के इसमें कुछ नहीं करना, आपको साइन कॉस की रेंज याद होनी चाहिए कि साइन थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, और इस क्वेश्चन में उसी का यूज करके इसको सॉल्व कर देना है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 तरह के सवाल हैं कि आपको सीधा लॉजिकल सवाल होगा, या फॉर्मूला बेस्ड होगा, या सीरीज का सवाल होगा। आपको हर तरह के सवाल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि हर सवाल फार्मूले वाला ही आएगा। आपको लॉजिकल सवाल की प्रैक्टिस भी करनी है, फार्मूले वाले सवाल की प्रैक्टिस भी करनी है, और सीरीज वाले सवाल की प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर सके। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी मेहनत अगर आप ढंग से कर दो, थोड़ा फार्मूला वगैरह ढंग से याद कर लो, और जो खास हर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में 10-15 बहुत ही खास क्वेश्चन अगर उनकी प्रैक्टिस कर लिया तो जरूर आप ट्रिग्नोमेट्री के सवाल लगा के आओगे। लेकिन अगर अच्छे सवाल आप प्रैक्टिस करके नहीं गए, और वो जो खास सवाल हैं 10-15, चूंकि उनमें से एक सवाल अभी हमने कराया था √3 sec 20 माइनस cosec 20, जिसका आंसर 4 आया था। ऐसे खास सवाल होते हैं जो कि पहले से प्रैक्टिस होगी तभी एग्जाम में दिमाग आपका काम करेगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मान लीजिए 10 क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो 3 से 4 सवाल तो ऐसे चैलेंजिंग अच्छे वाले होंगे जो पहले से किया हुआ है, तो दिमाग आपका दौड़ेगा। चलिए, आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। और इससे पहले हमने अलजेब्रा में सारणिक और आव्यूह के सवाल का डिस्कशन किया था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। तीनों एरिया जो बताए गए हैं उन तीनों एरिया पे काम करिए। सिर्फ और सिर्फ अगर फार्मूला याद करोगे और सोचोगे हमसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लग जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपसे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल लग जाएगा। फार्मूला भी याद करो, साथ में ये जो चीज़ें बताई गई हैं कि हमें कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी करने हैं, और साथ में हमें ऐसा सीरीज वाले सवाल पे भी फोकस करना है। जब ये तीनों एरिया आप कवर करोगे तब ट्रिग्नोमेट्री के सवाल आप कर पाओगे। जैसे 10 आएंगे तो 8 या 9 कर पाओगे। हो सकता है 10 में 10 ना हो पाए, लेकिन 10 में से 8 या 9 कर पाओगे, जो कि एक बहुत बढ़िया स्कोर है। जो बच्चे हमारे लगातार पेपर दे रहे हैं एनडीए का, उनको आइडिया है कि 10 में से 8 या 9 करना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आप मिलेंगे आप लोगों। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।